हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है, ये होता है आपका 2 घंटे का पेपर है और ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है पूरा। और बहुत जल्द आपको पता ही होगा आपकी परीक्षाएं भी स्टार्ट होने जा रही हैं, तो परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो मॉडल पेपर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको लगातार यहाँ पर मॉडल पेपर मिलते रहें। इससे पहले हमने एक और मॉडल पेपर आपको करा दिया है इसी सब्जेक्ट का, यानी कि सारे सब्जेक्ट के एक एक मॉडल पेपर हमने आपको दे दिए हैं। अब ये दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपराधिक प्रवृत्ति का जो सर्वाधिक विकास है वो किस अवस्था में होता है? बालक की किस अवस्था में आपराधिक प्रवृत्ति का जो विकास है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि बालक आपराधिक कार्यों में संलिप्त होने लगता है। ऐसी कौन सी अवस्था यहाँ पर है वो आपको बताना है। तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है आपकी किशोरावस्था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 2, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें, ये जो मॉडल पेपर है इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लेना है, क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, तो आगे अभी आपको पता चल जाएगा। इस पूरी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के आंसर की भी आपको इसी पीडीएफ फाइल में नीचे दे दी गई है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि शिक्षा में सृजनात्मक का जो प्रयोग है वो चिंतन के रूप में होता है। किसके रूप में? चिंतन के रूप में होता है। ठीक है, इसके साथ प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, सृजनात्मकता या सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन से संबंधित है। जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। ठीक है, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अलग अलग कई सारे आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इनकी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 4 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो स्पीयरमैन ने दिया था। ये आपको रख लेना है यहाँ पर ध्यान। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 है, अपराधी बालक कौन से होते हैं? जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, फिर जो असामाजिक कार्य करते हैं, फिर जो शिक्षकों के लिए सरदर्द बन जाते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, असामाजिक। ठीक है, जो अपराधी बालक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ऐसे बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं। कैसे कार्य? असामाजिक कार्य। ठीक है, जो गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, गलत कार्यों को करने की आदत बना लेते हैं, तो वो असामाजिक कार्य करने लगते हैं जो समाज की दृष्टि में सही नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम अपराधी बच्चे कह देते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट बालों के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालक हम किन्हें बोलते हैं? क्या पिछड़े बालक को विशिष्ट बालक बोलेंगे, क्या मंदबुद्धि बालक को विशिष्ट बालक बोलेंगे, या फिर प्रतिभाशाली बालक को बोलेंगे? तो हम कहेंगे कि इन सभी बालकों को, ठीक है, ये जितने भी बालक हैं, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, उसे हम यहाँ पर विशिष्ट बालक बोलेंगे। ठीक है, सामान्य बालक के अपवाद। ठीक है, जो सामान्य बालक है उसके अलावा जितने भी कैटेगरी के बालक होंगे उन्हें हम यहाँ पर विशिष्ट बालक की कैटेगरी में रख देंगे। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी बालक आपके विशिष्ट बालक कहलाएंगे। ठीक, अब बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। ये जो कथन है किसका है? ठीक है, किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो बहुत बड़े बल, तो तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है? ये किसका कहना है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कहना है ये स्टैनले हॉल का है। ये किसका कहना है? यहाँ पर स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बहुत बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था माना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ध्यान दीजिएगा स्टैनले हॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, बालकों को पूर्व वजह से प्राप्त गुण कहलाते हैं। ठीक है, पूर्वजनों। ठीक है, जो पूर्वजन होते हैं उनके, ठीक है, पूर्वजन होगा यहाँ पर पूर्वजन। ठीक है, पूर्वजनों से प्राप्त जो गुण हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, जैसे कि उनके वंशजों से, उनके माता पिता से जो गुण उन्हें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। क्या कहलाता है?
आनुवंशिकता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में एक बार फिर से रिपीट हो सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 9 है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों, हमारे जो पिछले अनुभव हैं उनको नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है, ठीक है। हमारे जो पिछले अनुभव हैं उनको नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं आपका तर्क। क्या बोलते हैं? तर्क। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 है, मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार के बताएं, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए कि मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बता दिए हैं, ठीक है। कितने प्रकार बता दिए? 14 प्रकार, ठीक है। इन्होंने कहा है कि संवेग 14 प्रकार से होता है, ये कहना है मैकडूगल का। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देर ना कीजिएगा, बढ़ते रहिएगा इसी तरह से और लगातार परीक्षाओं तक यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे। मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए, ठीक है, उसका मानसिक विकास सही हो, अच्छा हो, तेजी से हो, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए बच्चे के साथ, या फिर सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, या फिर सभी कार्य करना चाहिए? तो यहाँ पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए एक शिक्षक को ये सभी कार्य करना होंगे, ठीक है, तभी उसका जो मानसिक विकास है वो अच्छे से होगा। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप लगाइए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत हम किस वर्ष के बच्चे को, कौन सी एज के बच्चे को यहाँ पर बाल विकास के अंतर्गत रखते हैं? क्या 20 से 30 वर्ष के बच्चे को, या फिर 25 से 35 वर्ष के बच्चे को, या फिर 0 से 18 वर्ष के बच्चे को, या फिर 35 वर्ष से ऊपर के, ठीक है, व्यक्ति को? तो बाल विकास के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो 0 से 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो बाल विकास के अंतर्गत हम जिन बच्चों को रखते हैं वो 0 से 18 वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी फटाफट। प्रश्न संख्या 13 स्मृति, ठीक है, मेमोरी एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ठीक है। ये कथन किसका है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कथन है ये स्काउट का है। किसका है? स्काउट का, इससे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब अतिलोकोत्तरी प्रश्न आपके लिए आ चुके हैं, तो जाइएगा नहीं आप कहीं पर भी, बने रहिएगा क्लास में अंत तक। प्रश्न संख्या 14 है, सामान्य स्तर की बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच होती है। कितनी होती है? 90 से 110 के बीच, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर 109 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 से 110 के बीच होती है सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि, ठीक है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15 है, RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट पूरे देश में यहाँ पर लागू हो चुका है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था वीडियो को स्टार्टिंग में, क्लास स्टार्ट करने के साथ, कि हम आपको बता देंगे कि ये जो मॉडल पेपर है इसकी PDF फाइल आपको कहाँ से और कैसे मिलेगी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही आप जाइएगा, तभी आपको जो मॉडल पेपर है वो मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। वीडियो एंड तक पूरी कंप्लीट देख लीजिएगा, मॉडल पेपर को यहाँ पर पहले देख कर जाइएगा, उसके बाद आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 11, 16 यहाँ पर 16 है आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या कितना है? 16 है। तो प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछ रहा है कि अधिगमांतरण क्या है, ठीक है। अधिगमांतरण क्या है, ठीक है। तो वह ज्ञान जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरी स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, अधिगमांतरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अधिगमांतरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 17, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने किया। सीखने से संबंधित जो प्रभाव का नियम है, जो तत्परता का नियम है, ये नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछा रहा है कि स्मृति, मेमोरी का मुख्य कार्य आखिर है क्या, ठीक है। मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है हमारे लिए? तो पूर्व अनुभव, जो हमारे पहले के अनुभव हैं उनको संजो कर रखती है, ये उनको हमेशा याददाश्त के रूप में संजो कर रखती है, और समय आने पर ये याद भी दिला देती है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं? इसे ही हम स्मृति का मुख्य कार्य कह देते हैं, ठीक है। स्मृति क्या करती है? हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं, जो पहले के अनुभव होते हैं, समय आने पर दोबारा से वह हमें याद दिला देते हैं कि पहले इस समय ऐसा ऐसा आपके साथ घटना हुई थी। तो वही क्या करती है? स्मृति का मुख्य कार्य
मेमोरी का मेन कार्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? जो जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं, रखना आपको ध्यान। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 20, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो आप बताएंगे कि मरे एवं मॉर्गन ने TAT परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, और ये जो परीक्षण है वो बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, TAT परीक्षण। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है आपका, इसमें आपसे पूछा रहा है कि अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए या अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को लिखिए। तो सीखने के स्थानांतरण से आशय कि किसी विषय के सीखने में उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना ही यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये वही चीज़ है जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 में आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके बताया गया, लेकिन चीज़ वही है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी स्थिति में काम आ जाए तो हम उसी को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 22 है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। इससे स्पष्ट कीजिए, इस बात को स्पष्ट कीजिए कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका जो संबंध है वो शरीर और मन दोनों से होता है। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है, जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से भी वह परिवर्तित होता है। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 23 है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिख दीजिए। तो मानसिक विकास की विशेषताएं बताना है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में बालक की जो ज्ञानेंद्रियां वो प्रौढ़ होने लगती हैं। इसके अलावा बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। संवेदनाओं से क्या होता है, वो प्रत्यक्ष एकदम जानकारी की ओर बढ़ने लगता है, देखी हुई जानकारी की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, समायोजन क्या है? तो गेट्स और अन्य शिक्षा शास्त्रियों की तुलना में यहाँ जो परिभाषा है वो बताएगी कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसी को हम समायोजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, रुचि। ठीक है, इंटरेस्ट, रुचि किसमें आपकी, इंटरेस्ट किसमें? तो ये बताना आपको इसके भेद मतलब प्रकार बताना है रुचि के, इंटरेस्ट के। तो रुचि आपकी 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। कुछ रुचियाँ ऐसी होती हैं, कुछ इंटरेस्ट ऐसा होता है जो आपको बचपन से ही होता है, कुछ इंटरेस्ट ऐसा भी होता है जो आपको यहाँ पर बाल्यावस्था के बाद लगता है या फिर किशोरावस्था में लगता है। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्ट ऐसा भी होता है। तो रुचि आपकी 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात और एक अर्जित रुचि। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या है आपका 26, कल्पना क्या है? तो मैकडीगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जो वस्तुएं यहाँ पर दूर में स्थित हैं उनका यहाँ पर चिंतन करना ही यहाँ पर क्या है, चिंतन है, उनका संबंध ही चिंतन है। ठीक है, तो दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। ठीक है, तो जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है उसकी कल्पना शक्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कल्पना बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 27, रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंटरेस्ट की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो रुचि की 2 प्रमुख विशेषताएं, रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। रुचि किस पर आधारित होती है भैया, ज्ञान पर। इंटरेस्ट किस पर आधारित होता है, ज्ञान पर, नॉलेज पर। इसके अलावा रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रुचि और ध्यान एक ही सिक्कों के 2 पहलू हैं। जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, ये आपने देखा ही होगा। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा रुचि होगी, ये चीज़ में इस खेल में आपको ज़्यादा मजा आ रहा है तो उस पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। तो क्या है, रुचि और ध्यान एक दूसरे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 28 है, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन को परिभाषित करना है आपको। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कह देते हैं और ये अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतर है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये सीखने का एक सहायक अंग है। यदि हमें अभिप्रेरणा मोटिवेशन मिले तो हम और अच्छे से उस कार्य को कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो जॉनसन ने यहाँ पर बता दिया है कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 आपका पूछा जा रहा है इसमें आपसे कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है और ये अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके कॉलेज में भी लगातार आपको बताया जाता होगा कि जल्द से जल्द आपसे स्टार्ट कर लीजिए, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने यहाँ पर बाल विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था आपकी इंद्रियजनित गामक अवस्था। ठीक है, दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी आपकी
अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना ये जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक, ये वाली 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, इसी तरह से ये जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये 6 से 12 वर्ष तक, और ये आपकी 12 से 18 वर्ष तक, इस तरह से ये अवस्था आपकी चलती रहती हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 है आपका, और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न। सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को आप क्या कहते हैं? तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तब आप बता देंगे कि इसके जो प्रतिपादक हैं, जो जनक हैं, वो सिगमंड फ्रायड है। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लिखी हुई है, आपको खुद से एक बार देख लेना, अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर को, और इसके बाद यहाँ पर आपकी उत्तर कुंजी आंसर की भी दी हुई है, तो इसे भी आपको देख लेना। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको से कहा था कि ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।